हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ विशाखा। फ्रेंड, आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज से कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कि पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। यानी कि संख्या का पिरामिड होता है, जीवभार का पिरामिड होता है और ऊर्जा पिरामिड्स होता है। तो अगर पूछे कि पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वह 3 प्रकार के होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके मध्य जो इन्वायरमेंट है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है। तो ये कोटेशन किसने कहा था? तो सबसे पहले जान लेते कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो फ्रेंड, पारिस्थितिकी वह तंत्र होता है जिसमें जो जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर और पर्यावरण के विभिन्न भौतिक व रासायनिक, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्रियाओं के साथ मिलकर के अभिक्रिया करते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या होता है? एक प्रकार का तंत्र होता है जिसमें जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर और पर्यावरण के विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के साथ मिलकर के अभिक्रिया करते हैं। और जो पारिस्थितिकी है, इसकी जो विचारधारा थी वह 1935 ईस्वी में एजी टांसले ने दी थी। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है पीडी शर्मा, इन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों के वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है। तो वही मैंने अभी बताया, वो होती है पारिस्थितिकी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी एजुकेशन हो, या आप इन्वायरमेंट में देने जा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन हो, तो आप अगर क्लासरूम में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है आप जाते क्लास में बच्चों को दंडित कर देंगे, ऑप्शन ए गलत है। फिर चुटकुले सुनाने चाहिए। एक तरह से जो है वो बोरियत माहौल क्लास में नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरह से आपको एक आदर्श शिक्षक बनकर के पढ़ाना है, तो ये चुटकुले सुनाने वाला नहीं होगा। फिर देखते हैं आराम करना चाहिए। आपको बच्चों को और मोटिवेट करना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, ना कि आप आराम करेंगे। कुर्सी तोड़ने के लिए तो ज्ञान नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी जो है वो है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे का अगर पढ़ने का मूड ना हो तो भी आप उसको इतना हाईली मोटिवेटेड कर दें कि बच्चा एकदम पढ़ने बैठ जाए और आपसे क्वेश्चन करे और जिज्ञासु बने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है कि अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, यानी कि क्लास का माहौल हमेशा अच्छा बनाना चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ने में मन लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किस बात पर बल देता है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि जो 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ वो किस पर बल देता है। तो ये ओजोन परत के जो संरक्षण है उस पर बल देता है, यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत के संरक्षण पर बल देता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, पराबैंगनी तीनों को रोकने के लिए कौन सा मंडल कार्य करता है। थोड़ा मिस्टेक है इसमें। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको रोकने के लिए कौन सा मंडल कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो ओजोन जो मंडल है वही जो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोकने का कार्य करती है। कि फ्रेंड्स, 3 प्रकार की रेज जो होती हैं निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो जो अल्ट्रावायलेट सी होती है वो सबसे खतरनाक होती है और ये सबसे ज़्यादा मानव को दूषित कर, क्योंकि ये मानव निर्मित होती है या कृत्रिम भी होती है। अल्ट्रावायलेट सी है और यही सबसे बड़ी प्रदूषण होती है। तो अल्ट्रावायलेट सी अगर पूछे तो अगर इन तीनों किरणों में अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी में, तो सबसे जो खतरनाक किरण होती है वो अल्ट्रावायलेट सी होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन परत समताप मंडल के कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो तो इसकी जितनी लेयर है उसकी ऊंचाई आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो पहला होता है ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो ये जो होता है वो 18 से 16 किलोमीटर की रेंज में होता है, और जितनी भी वेदर या मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में ही होती हैं।
इसीलिए इसको कार्गो प्लेन और इसमें ही कार्गो प्लेन या प्राइवेट जेट जो है उसमें चलते रहते हैं। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर आपको याद रखना है, और यह 18 से 16 किलोमीटर की रेंज में होती है। फिर आता है नेक्स्ट समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यह 22 से 55 किलोमीटर की रेंज में होती है। इसी में ओजोन लेयर भी होती है और बड़े बड़े प्लेन और जेट इसमें चलाए जाते हैं। तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ये आपको याद रखना है, और इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। फिर होता है मध्य मंडल, तो ये 55 से 80 किलोमीटर होती है और ये सबसे ठंडी प्लेट होती है। फिर आता है थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, तो इसी को आयनोमंडल कहते हैं। ये 80 से 800 किलोमीटर की रेंज में होती है और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है। और फिर आता है, और इसी जो आयन मंडल है इसी में रेडियो सिग्नल सेट किए जाते हैं। फिर आता है वायुमंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो वायुमंडल जो होता है वह 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज में होता है। इसी को एंट्री टू स्पेस यानी कि जो ब्रह्मांड का रास्ता है, अगर पूछे वो किसको कहते हैं तो वायुमंडल को कहते हैं। तो ओजोन परत किस में पाई जाएगी तो 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में, और या ऐसे पूछ दे तो 25 से 55 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर होता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो ये आप फ्रेंड्स आपको पता है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। फिर आप लोगों को 2-4 और डेट याद रखनी चाहिए, जैसे 5 जून, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 21 मार्च, तो 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओजोन डे, तो ओजोन जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस ये आपको 21 मार्च याद रखना। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस डे हैं जो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ये हमेशा इन्वायरमेंट में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं सबसे पूछे जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि पर्यावरण का तत्व क्या है। तो फ्रेंड जल, वायु, मिट्टी, इन सबसे मिलकर ही तो पर्यावरण बना है। तो ये सभी ऑल ऑफ एबव हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि रियो डी जेनेरियो में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 5 से 2.5 के बीच में, क्योंकि 7 से अगर ऊपर होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है वह सही हो जाता है। आपको पता ही है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 मिलकर के यही जो होता है अम्लीय वर्षा का कारण होता है। ये तीनों गैस आपको याद रखना है, CO2 और SO2 और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही सारी गैसें जो हैं वह अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। फिर फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान जो है वह नागपुर में स्थित है। 2-4 शोध संस्थान आपको और याद रखना। जैसे पूछ दे कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो यह देहरादून में है। कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, भोपाल में है। विश्व वन्य जीवन संरक्षण कोष कहाँ है, तो यह स्विट्जरलैंड में है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये हमारे लखनऊ में है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है, तो यह हमारे देहरादून में है। विभिन्न प्रकार के संरक्षण और उसका मुख्यालय आप लोग को याद रखना है, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस है वह चाइना नंबर 1 पे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आता है कि दूरदर्शन, रेडियो, नाटक और कवि गोष्ठी एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं। तो ये औपचारिक पर्यावरण शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित टाइम पे दिया जाता है और निश्चित प्लेस पे दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत सही होते ही आप जल्दी आपको मैं और वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।